एलिफेटिक कार्बोकैटायंस मिथाइल, इथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, राइट। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहले तो कंसेप्ट को समझो कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, अगर इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो, सॉरी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जो फैक्टर्स इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस को डिक्रीज करेंगे, और जो इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेंगे वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया जाए तो इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स पे वो इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम करेंगे यानी डिक्रीज करेंगे, सो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर मिथाइल कार्बोकैटायन को हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन 1 डिग्री कार्बोकैटायन में जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उससे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 डिग्री में 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है एंड 3 डिग्री में 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रॉम मिथाइल टू 3 डिग्री स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे तो यहाँ देखिए मिथाइल में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि अल्फा भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम 1 डिग्री में देखें तो एक अल्फा कार्बन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन से इनका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, राइट। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन से यानी कि 2 अल्फा कार्बन से जिन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन से, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिव या स्ट्रक्चर्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, दैट मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है सबको ये एग्जांपल? यस सर। ठीक है, कोई भूलेगा नहीं। इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों है, ठीक है। तो ऑर्डर जो है मिथाइल 2-3 डिग्री इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी का। अब ये तो है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपको कहा जाए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर दीजिए, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, देन आपको क्या करना है, ये जो टर्सरी मिथाइल ग्रुप है यानी सबसे ज्यादा स्टेबल पहले आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, राइट, दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे कम स्टेबल आएगा और फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज करने से नहीं होगा, राइट। ये इधर आ जाएगा, राइट। दूसरा है कार्बे एनायन। कार्बे एनायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, रिवर्स होगा। यहाँ देखिए मिथाइल फ्री रेडिकल, सॉरी कार्बे एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर, तो जो फैक्टर्स नेगेटिव की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को डिक्रीज करेंगे वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। सो इन दिस केस यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है मिथाइल ग्रुप्स का। मिथाइल कार्बे एनायन में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप का है, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप्स का, यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप्स का, ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन भी। सो स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा फ्रॉम मिथाइल टू 3 डिग्री। तो फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उससे जस्ट रिवर्स स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा कार्बे एनायंस का, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स को सपोज कोई फैक्टर इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ पुश करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, राइट।
कार्बन एनायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर रिवर्स होगा जस्ट दैट ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में जो है ऑर्डर सेम रहेगा एज फॉर कार्बोकैटायंस, क्योंकि यहाँ पे सेम रीजन होगा हाइपर कन्जुगेशन और फ्री इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि सेम ऑर्डर में इंक्रीज होता है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी सेम रहेगा। मिथाइल टू 3 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स इंक्रीज होगा। क्लियर है ये वाले एग्जांपल्स? नेक्स्ट, यस सर। बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बे एनायन एंड बेंजाइल फ्री रेडिकल। जो मैं आपको बता रहा ये एरोमेटिक है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ऑन दिस कार्बन, ये क्या करेगा, यहाँ बेंजीन रिंग में डिलोकेलाइज होगा। ये एक बेंजीन रिंग अटैच है इसके साथ में पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग्स अटैच है, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग्स अटैच है। तो दिस इज बेंजाइल कार्बोकैटायन एंड दिस इज डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन एंड दिस इज ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, यहाँ पे 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, यहाँ पे 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिलोकेलाइज हो रहा है सबसे ज्यादा इस स्ट्रक्चर में, ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन में। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। बेंजाइल कार्बोकैटायन टू ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग्स, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स इंक्रीज हो रही है, सो इंक्रीज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे कार्बे एनायन में भी क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो डिलोकेलाइज होगा बेंजीन रिंग में, सेम यहाँ पर होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, यानी डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स की जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो रहा है ऑल ओवर ऑन ऑल कार्बन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो रहा है, यानी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम रहेगा एज फॉर कार्बोकैटायंस, ठीक है। ऐसे ही फ्री रेडिकल्स का भी सेम रहेगा। तो इन दिस केस बेंजाइल, डाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायंस के केस में तीनों का ऑर्डर सेम रहेगा। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट दे सकते हो आंसर? यहाँ पे कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है, रेजोनेंस, राइट। तो रेजोनेंस फ्रॉम मिथाइल बेंजाइल कार्बोकैटायन टू ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन इंक्रीज हो रहा है, सो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। Now these are the substituted benzyl carbocations. This is orthonitro-benzyl carbocation, this is metanitro, this is paranitro, and this is benzyl carbocation. Simple, that means this is simple, this is para, this is meta, and this is ortho, ठीक है। तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? अब यहाँ देखिए ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग में, तो मैंने आपको बताया था कौन कौन से इफेक्ट जो है बेंजीन रिंग में वर्क करेंगे। यहाँ पे तीनों इफेक्ट्स वर्क कर सकते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। अब ग्रुप कौन सा अटैच है, उस ग्रुप का कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं ये आपको देखना है। जो मैंने आपको ऑर्डर्स भी लिखवाए हैं इफेक्ट्स के, इंडक्टिव इफेक्ट के भी और हाइपर कॉन्जुगेशन के भी और रेजोनेंस के भी, और कौन से ग्रुप का रेजोनेंस होगा, कौन से का इंडक्टिव होगा, कौन से का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो नाइट्रो ग्रुप अटैच है। देन जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था तो वहां पे देखा था कि जो रेजोनेंस है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही वर्क करता है, मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करता है। और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तीनों पोजीशंस पे वर्क करता है, और इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज फ्रॉम ऑर्थो टू पैरा। जब हम ऑर्थो से
मेटा पैरा पे जाएंगे तो जो इंटेंसिटी है इंडक्टिव इफेक्ट की वो डिक्रीज होती जाएगी, और जो रेजोनेंस है उसकी इंटेंसिटी सेम रहेगी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। अब हम इनको कंसीडर करते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। देखिए नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है और रेजोनेंस होता है, राइट। तो एक तो माइनस आई है इसका, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, यानी कि माइनस रेजोनेंस इफेक्ट है। तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा दोनों के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, और जब पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। नाउ सबसे ज्यादा जो है, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ऑर्थो और पैरा को, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा में दोनों ही इफेक्ट्स वर्क कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है और रेजोनेंस, जबकि मेटा में रेजोनेंस वर्क नहीं कर रहा है। सो इसको क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों में रेजोनेंस है, अब रेजोनेंस की इंटेंसिटी सेम है, सो रेजोनेंस को छोड़ देते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट को अब हम देखते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट पैरा पोजीशन पे कम होगा। सो ऑर्थो जो होगा, ऑर्थो में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो वाला सबसे कम स्टेबल होगा, राइट। फिर लेते हैं हम पैरा और मेटा को लेते हैं। पैरा और मेटा को जब हम देखेंगे तो पैरा में क्या है, रेजोनेंस है, जबकि मेटा में रेजोनेंस नहीं है। सो मेटा में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है, तो फिर पैरा वाला मेटा से कम स्टेबल होगा, राइट। अब हम जो है मेटा और सिंपल को कंपेयर करते हैं। सिंपल में कोई ग्रुप अटैच नहीं है, जबकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे अटैच है जिसका माइनस आई इफेक्ट है, तो सिंपल वाला मेटा से ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रहे हैं, तो तीनों में माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच है, राइट, माइनस आई और माइनस आर। सो सबसे ज्यादा कौन सा होगा जिसमें कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो सिंपल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर मेटा होगा, क्योंकि मेटा में रेजोनेंस वर्क नहीं कर रहा है। ऑर्थो और पैरा में से कौन ज्यादा होगा, पैरा ज्यादा होगा स्टेबल, क्योंकि पैरा में इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी कम है देन ऑर्थो, सो ऑर्थो सबसे कम स्टेबल होगा। समझ में आया या नहीं? यस सर आया। क्लियर है? यस नाउ सर। सेम फॉर फ्री रेडिकल्स, सेम ऑर्डर, अगर हम फ्री रेडिकल को देखेंगे तो सेम ही ऑर्डर रहेगा एज फॉर कार्बोकैटायन, ठीक है। लेकिन कार्बे एनायन को अगर हम देखते हैं तो कार्बे एनायन में ये ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट है माइनस आई और माइनस आर। सो माइनस आई और माइनस आर वाले यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेंगे, और नीचे से बंद मत कर कार्बे दियो। एनायन को स्टेबलाइज वेदांत बंद मत करियो, मार चार्ज है दूंगी। उसकी दो क्लास खोली इंटेंसिटी हुई को है ये मैंने, दोनों बंद डिक्रीज हो करेंगे जाएगी। बाय इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में है, ऑर्थो में है। लैपटॉप में बंद सो करके खोलने ऑर्थो की दोबारा सबसे लग। ज्यादा स्टेबल होगा। ऑर्थो के बाद अगर हम मेटा और पैरा को कंपेयर करते हैं तो पैरा में रेजोनेंस वर्क कर रहा है, जबकि मेटा पे वर्क नहीं कर रहा है। सो पैरा वाला मेटा से ज्यादा स्टेबल होगा। फिर मेटा को और सिंपल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सिंपल में कोई ग्रुप नहीं है जिसका माइनस आई इफेक्ट हो, यानी कि देयर इज नो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग, जबकि मेटा में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, सो मेटा मोर स्टेबल होगा देन सिंपल। देन फाइनली लास्ट में आएगा आपका सिंपल। समझ में आ गया?
यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन से जस्ट रिवर्स ऑर्डर होगा, राइट। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच करा देते हैं कार्बोकैटायन में, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। मिथाइल ग्रुप है जिसका कौन सा इफेक्ट होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। तो क्या होगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है जो कि तीनों पोजीशंस पे वर्क करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, और इंटेंसिटी डिक्रीज होगी फ्रॉम ऑर्थो टू पैरा। बट जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। इंटेंसिटी हाइपर कॉन्जुगेशन की सेम है दोनों पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे, बट इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ ज्यादा है, ऑर्थो पोजीशन पे। सो ऑर्थो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है, तो पैरा ज्यादा स्टेबल होगा देन मेटा। फिर मेटा में प्लस आई इफेक्ट है मिथाइल का, सो मेटा ज्यादा स्टेबल होगा देन सिंपल, क्योंकि सिंपल में कोई प्लस आई इफेक्ट वाला या प्लस आर इफेक्ट वाला कोई ग्रुप अटैच नहीं है, सो सिंपल वाला लास्ट में आएगा। क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों सेम तरीके से वर्क करते हैं, राइट। क्लियर है। अब आते हैं हम यहाँ देखिए, दिस इज टर्सरी कार्बोकैटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है, और ये साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन है। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो जो साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा देन टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। रीजन क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एरोमेटिसिटी। तो ड्यू टू द एरोमेटिसिटी साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन मोर स्टेबल होगा देन दिस, बिकॉज देयर इज नो एरोमेटिसिटी और नो रेजोनेंस। क्लियर है। तो जब भी आप ऑर्डर निकालोगे तो एक ऑर्डर है जिसमें एरोमेटिसिटी होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एरोमेट एक मिनट, ये कौन है, म्यूट करो अपने आप को। एरोमेटिसिटी डोमिनेट्स रेजोनेंस एंड रेजोनेंस डोमिनेट्स हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज द ऑर्डर। तो जिसमें एरोमेटिसिटी होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस इज एरोमेटिक। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को हम हटा देते हैं तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, एंड देन दिस इज मोर स्टेबल। क्लियर है। बट क्योंकि कार्बोकैटायन तो तभी बनेगा जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक। दिस इज सबसे छोटा जो है क्या है, एरोमेटिक सिस्टम है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये एग्जांपल जो है हमने नहीं देखा था, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड। क्या ऑर्डर होगा इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का, एनीवन? क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा होगा। बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा होगा, फॉर्मिक एसिड नहीं होगा। फॉर्मिक एसिड में क्या है जो सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा भाई, रेजोनेंस की वजह से बेंजोइक एसिड ज्यादा होगा ना। रेजोनेंस होगा बेंजीन रिंग में, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है। और रेजोनेंस अगर होगा भी तो किधर होगा, रेजोनेंस का डायरेक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे वो इनसाइड बेंजीन रिंग मूव करेंगे या आउटसाइड बेंजीन रिंग मूव करेंगे, आउटसाइड द बेंजीन रिंग।
फिर या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। देखो बेनिंग कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। जब हम इस फंक्शनल ग्रुप को खोलेंगे तो इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी कि कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्डेड है बाय डबल बॉन्ड, राइट, एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो क्या होगा, मैंने आपको वहां पे बताया था ना कि कौन से ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा। तो COOH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट था वहां पे, -R। यह क्लियर है? तो क्योंकि जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है उससे जो दूसरा एटम बॉन्डेड मल्टीपल बॉन्ड वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या होगा यहाँ पे, इसका -R इफेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ मूव करेंगे, दैट मीन्स कि वो कार्बोक्सिलेट एनायन को डिस्टेबलाइज करेंगे, राइट। क्लियर है? यस सर। तो बेंजीन रिंग यहाँ पे फिनाइल ग्रुप अटैच है। देखिए फॉर्मिक एसिड में कोई ग्रुप अटैच नहीं है, हाइड्रोजन है जिसका मैंने आपको बताया था कोई इफेक्ट नहीं होता, ना प्लस आई ना माइनस आई, राइट। जबकि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप अटैच है, यानी बेंजीन रिंग अटैच है कार्बोक्सिलिक से, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का भी प्लस आई। लेकिन यहाँ पर जो फिनाइल ग्रुप है उसका प्लस आई की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी देन मिथाइल ग्रुप। मिथाइल का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा होगा देन फिनाइल ग्रुप। सो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक होगा देन एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में कोई भी ग्रुप नहीं अटैच है, सो फॉर्मिक एसिड इन तीनों में मोस्ट एसिडिक होगा। क्लियर है? तो ऑर्डर जब आप दोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर बेंजोइक एसिड, देन एसिटिक एसिड। तो ऑर्डर आ जाएगा 2 3 1। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट Yes, नहीं है? क्लियर है ना? यस। तो बेंजोइक एसिड जो है लेस एसिडिक होगा देन फॉर्मिक एसिड, बट मोर एसिडिक होगा देन एसिटिक एसिड। तो कई बार ऑर्डर ना पूछ के क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, व्हाई बेंजोइक एसिड is less acidic than formic acid but more acidic than acetic acid. Then you can answer. ठीक है, तो क्योंकि फिनाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है जिसकी इंटेंसिटी मिथाइल ग्रुप से कम है, सो जो बेंजोइक एसिड है वो मोर एसिडिक होगा देन एसिटिक एसिड, बट लेस एसिडिक होगा क्योंकि फॉर्मिक एसिड में कोई ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जिसका प्लस आई इफेक्ट हो। सो फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक होगा देन बेंजोइक एसिड। इन चारों को देखो, these are the propanoic acids substituted propanoic acid. This is 2 iodopropanoic acid, this is 2 bromopropanoic acid, and this is 3,3 dibromopropanoic acid, and this is 3,3,3 इतनी बार triiodopropanoic acid. मैंने आपको एक बताया था DNP रूल, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर, राइट। तीनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, थर्ड कार्बन पे अटैच है, ठीक है। यहाँ पे भी थर्ड कार्बन पे अटैच है, यहाँ पर दोनों सेम कार्बन पे अटैच है, ठीक है। दिस इज ऑन कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज ऑल्सो ऑन कार्बन नंबर 2। सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करें डिस्टेंस, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस सेम है। देन नंबर देखेंगे, नंबर भी सेम है दोनों में। फिर आते हैं हम पावर पर, तो पावर डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रोमीन का जो -I इफेक्ट है वो ज्यादा होता है देन आयोडीन। सो ब्रोमो
प्रोपेनोइक एसिड, 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड मोर एसिडिक होगा देन आयोडो, राइट। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑर्डर में, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हैं तो 2, फिर अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो डिस्टेंस का डिफरेंस है, सो इसके बाद में 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, डिस्टेंस सेम है, फिर आते हैं हम नंबर पे, तो कौन चला रहा है ये गाना, ये दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, फिर आते हैं हम नंबर पे, यहाँ पे 3 आयोडीन अटैच है जबकि यहाँ पे 2 ब्रोमीन अटैच है, तो फिर हम पावर पे नहीं जाएंगे, राइट। देन थर्ड फोर्थ वाला आ जाएगा और लास्ट में आएगा आपका 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया आपका 2, फिर 1, फिर 4, देन 3। क्लियर है? देन बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। बेसिसिटी ऑफ एमीन्स मैंने आपको बताया था, गैसियस फेज में जो ऑर्डर होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आप आंसर दोगे। तो क्योंकि यहाँ पर जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन पर दैट इज अवेलेबल फॉर प्रोटॉन्स, सो जो एमीन्स है उनकी जो बेसिसिटी है वो क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। तो क्योंकि 1 डिग्री एमीन में एक मिथाइल ग्रुप अटैच है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, 2 डिग्री में 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 3 डिग्री में 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट है। तो 1 डिग्री टू 3 डिग्री क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, सो बेसिसिटी इंक्रीज होगी। तो अगर आपसे गैसियस फेज में पूछा जाए तो ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। एक्वस फेज में अगर आपसे पूछा जाए तो एक्वस फेज में जो ऑर्डर होगा वो होता है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, एंड दिस इज ड्यू टू द स्टेरिक फैक्टर एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ अमोनियम आयन बाय सॉल्वेशन। तो 2 डिग्री में दोनों फैक्टर्स जो है बैलेंस हो जाते हैं, स्टेरिक फैक्टर और सॉल्वेशन। दोनों में जो है 1 डिग्री और 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर कम होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, और सॉल्वेशन ज़्यादा होता है। सो जो अमोनियम आयन बनता है आफ्टर प्रोटोनेशन that is stabilized by solvation in 2 डिग्री एमीन्स। तो 2 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होती है, उसके बाद 1 डिग्री एमीन, देन 3 डिग्री एमीन। क्योंकि 3 डिग्री एमीन में जो है स्टेरिक फैक्टर जो है सॉल्वेशन को एक्सीड कर जाता है, सो 3 डिग्री एमीन सबसे कम बेसिक होगी, राइट। तो अगर आपसे गैसियस फेज में पूछा जाए तो ये ऑर्डर होगा, अगर एक्वस फेज में पूछा जाए तो ये ऑर्डर होगा, राइट। एंड द रीजन इज स्टेरिक फैक्टर ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस इन प्रोटोनेशन and stabilization of ammonium ion by solvation। क्लियर है? यस सर, दोबारा बता दो। देखिए जब प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, ये अमोनियम आयन, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो टेट्रावैलेंट हो जाएगी। क्लियर है? आयन बनेगा फिर, क्योंकि आप एक्वस फेज में देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के एसोसिएट हो जाएगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो, जो अमोनियम आयन बना है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग formed by the water molecule,
या सीधे सीधे हम कहें कि सॉल्वेशन, तो जो सॉल्वेशन होगा यानी वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे तो 1 डिग्री एमिन में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन हैं, एक प्रोटॉन ये एक्सेप्ट